नमस्कार मित्रों, मैं जयपाल गोस्वामी स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल आरपीएससी ऑफिशियल में। मित्रों, आज हम आरपीएससी सेकंड ग्रेड भर्ती 2018 के जीके के पेपर को हल करेंगे। इसके पूर्व में मैं 2018 जीके का एक पेपर हल करवा चुका हूं। अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप उस लिंक पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। तो आइए मित्रों, शुरुआत करते हैं अपने इस वीडियो की। तो यह जो पेपर है मित्रों, 31 अक्टूबर 2018 को संपन्न हुआ था। इसकी चर्चा करेंगे। इसमें कुल 100 प्रश्न है मित्रों। तो पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है कि मेमंद आभूषण कहाँ पहना जाता है? तो मेमंद है वो आभूषण सिर पर, कमर पर, भुजा, पैरों। तो मेमंद, रखड़ी, ये सभी सिर के आभूषण होते हैं। विजयदान देथा का संबंध है लोक कला, लोक नृत्य, लोक संगीत, लोक साहित्य। तो विजयदान देथा लोक साहित्य से है। बिजोलिया अभिलेख किस वंश के इतिहास की जानकारी का महत्वपूर्ण साधन है? मित्रों, जो बिजोलिया अभिलेख है उसमें चौहानों की वंशावली का वर्णन किया गया है। तो चौहान, ये राठौड़, सिसोदिया, चौहान प्रतिहार। तो इसका सही उत्तर चौहान। और बिजोलिया शिलालेख या अभिलेख है, उसके रचयिता कौन थे? गुणभद्र थे। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की भील सेना का कमांडर था राणा पुंजा, लूणा चावंड्या, तारा भील या जीवासा। तो हल्दी घाटी के युद्ध में भील सेना का सेनापति मित्रों राणा पुंजा था। किसे महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक कहा जाता है? राव मालदेव, राव चंद्रसेन, मोटा राजा उदय सिंह, अमर सिंह राठौड़। तो मित्रों, जो महाराणा प्रताप का पथ प्रदर्शक है वो मारवाड़ का राव चंद्रसेन है। मारवाड़ के राव चंद्रसेन को इसीलिए, मतलब महाराणा प्रताप को तो लोग याद रखते हैं और राव चंद्रसेन को भूल गए, इसीलिए इतिहास में राव चंद्रसेन को भूला बिसरा राजा कहा गया है। निम्न में से किस स्थल को ताम्रवर्ती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? तो ताम्रवर्ती नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? बेराट, कालीबंगा, आहड़ या बागौर। तो आहड़ या धूलकोट को ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर कब बैठे? 1612, 1585, 1541, 1574। तो 1574 में बीकानेर के महाराजा राय सिंह गद्दी पर बैठे। अगला प्रश्न है, राजस्थान का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना % है? वो तो कितना है? 10.41। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? दोस्तों, आरपीएससी का फेवरेट टॉपिक है नदी और सहायक नदी। एक तरफ नदियाँ मिलती है और सहायक नदियाँ मिलती है, उनका मिलान करना होता है। तो गंभीरी, मेसवा, माही, सोम, जाखम बिल्कुल सही है। माही, सोम, जाखम त्रिवेणी संगम बनाती है। काली सिंध, परवन, ठीक है। साबरमती, माजम, मेशवा, हाथमती, याजम, ये साबरमती की है। तो गंभीरी की मेसवा नहीं है, गंभीरी की है, सॉरी मेसवा है, वो साबरमती की है। 10वां प्रश्न, राजस्थान में संभाव्य वाष्पीकरण वाष्पोत्सर्जन की सर्वाधिक दर किस जिले में है? तो वाष्पोत्सर्जन सर्वाधिक किस जिले में? गंगानगर, कोटा, डूंगरपुर, जैसलमेर। जैसलमेर के अंदर है। अगला प्रश्न है, मिलान करना है। एक तरफ स्थानीय नाम है और दूसरी तरफ है क्षेत्र का नाम। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा एवं प्रतापगढ़ का क्षेत्र। तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा और प्रतापगढ़ किस में आते हैं मित्रों? वागड़ के अंदर आते हैं। और डूंगरपुर पूर्वी सिरोही एवं उदयपुर जिलों का अरावली पर्वतीय प्रदेश ये आता है भौमट के अंदर। आबू पर्वत खंड, आबू के लिए अर्बुद। और कोटा, बूंदी एवं 12 क्षेत्र ये आते हैं मित्रों हाड़ौती में। तो एक का सी, एक का सी, दो का ए। तो ये ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। 12वां प्रश्न है, जनगणना 2001 एवं 2011 के मध्य राजस्थान के किन जिलों में लिंगानुपात में कमी आई है? तो लिंगानुपात में किन जिलों में कमी आई? राजसमंद, चूरू, अजमेर, धौलपुर, अजमेर झालावाड़, धौलपुर झालावाड़। तो सही उत्तर होगा राजसमंद एवं चूरू। अगला प्रश्न है, राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, ये कथन अपने को दिया हुआ है और पूछा है। कारण दिया है कि राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। तो राजस्थान में जनसंख्या का वितरण असमान है, बिल्कुल सही है। जनसंख्या कहीं किसी क्षेत्र में ज़्यादा है, किसी क्षेत्र में कम है। और राज्य में जलवायु तथा उच्चावचीय कारकों में विविधता पाई जाती है। जलवायु यहाँ की विविध प्रकार की है। ठीक है, ये सही है। तो एस और आर मित्रों दोनों ही इसके अंदर सही है।
अब अपने को आगे सुमेलित करना है। अलवर, अजमेर, बीकानेर, भरतपुर, डीग, कोलायत, सोनी जी की नसिया, पांडुपोल। तो अलवर के अंदर क्या है मित्रों, अलवर के अंदर आ जाएगा अपने यहाँ पर, अलवर में पांडुपोल हनुमान जी है, वो अलवर में है। और अजमेर में क्या है, सोनी जी की नसियाँ हैं, वो अजमेर में है। बीकानेर में कोलायत है। और भरतपुर में क्या है, डीग के महल है, वो भरतपुर में है। तो इसके अंदर 1 का 4, 1 का हो जाएगा डी। तो ये ऑप्शन नंबर 3 इसका मित्रों सही है। आगे मित्रों, राजस्थान में सीमेंट उद्योग के स्थानीयकरण का प्रमुख कारण कौन सा है? बाजार, कच्चे माल की उपलब्धता, शक्ति संसाधनों की उपलब्धता या प्रशिक्षित श्रमिक। तो स्थानीयकरण का प्रमुख कारण क्या है? कच्चे माल की उपलब्धता। राजस्थान के कौन से जिले आर्द्र दक्षिण पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं? तो डूंगरपुर, बांसवाड़ा। तो यहाँ पर यह ध्यान रखना है किसका पूछा है, आर्द्र दक्षिणी पूर्वी का भी पूछा है साथ में, आर्द्र दक्षिणी और साथ में पूर्वी भी। तो डूंगरपुर बांसवाड़ा प्रतापगढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़, सवाई माधोपुर इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि आर्द्र दक्षिण तथा पूर्वी मैदान कृषि जलवायु प्रदेश के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न है, मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम कितने जिलों में विस्तृत है? तो मेवात क्षेत्र विकास कार्यक्रम मित्रों 1987 और 88 में चलाया गया था, 88। और ये 2 जिलों में चलाया गया था, अलवर, भरतपुर। तो कितने जिलों में? 2 में। कौन सी हवा डॉक्टर वायु के नाम से जानी जाती है? हरमटन, बोरा, फोहन, चिनूक। तो हरमटन को डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है, यह अफ्रीका महाद्वीप में चलने वाली वायु है। तो यहाँ से जो क्या है, ये हवा जब चलती है तो वहाँ का क्षेत्र एकदम सुहाना हो जाता है, और जो मच्छर है वो वगैरह इस हवा के कारण मर जाते हैं, इसीलिए इसको डॉक्टर वायु के नाम से जाना जाता है। उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें किस दिशा में चलती है? तो उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो ये देखिए मित्रों, 0 डिग्री अक्षांश रेखा, ये अपना गोलार्ध, ये 0 डिग्री अक्षांश रेखा। अब क्या ये ऊपर उत्तरी गोलार्ध है और ये नीचे दक्षिणी गोलार्ध है। तो जो व्यापारिक पवनें की क्या होती है दिशा मित्रों, व्यापारिक पवनें क्या होती है, इस प्रकार आती है दक्षिणी गोलार्ध में, यहाँ से आती है। और उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा क्या होती है, इस प्रकार होती है। उत्तरी गोलार्ध में इनकी दिशा इस प्रकार होती है, दक्षिणी गोलार्ध में इस प्रकार की। तो यहाँ उत्तरी गोलार्ध का पूछा है। तो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ से चलती है मित्रों, ये चलती है देखो उत्तर और पूर्व, उत्तर पूर्व से कहाँ, दक्षिण पश्चिम, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। तो ये कह रहा है किस दिशा में बहती है, तो किस दिशा में बहेगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की ओर बहेगी ना, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम। और वहीं बात करता है ये दक्षिणी गोलार्ध की, तो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा किस प्रकार होती है, ये होती है पूर्व दक्षिण से, ये हो जाएगी इधर उत्तर पश्चिम की ओर। आगे है मित्रों, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है। तो काजीरंगा तो अपने को पता है सबको, एक सींग वाले भारतीय गैंडों के लिए असम के अंदर ये राष्ट्रीय उद्यान है। 21 नंबर का प्रश्न है कि नीचे दिए गए कथनों की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चेन्नई में वर्षा की परिवर्तनशीलता मुंबई से अधिक है। चेन्नई में लौटते मानसून से ज़्यादा वर्षा होती है। तो चेन्नई कहाँ है, तमिलनाडु में है चेन्नई। तो ये कथन मित्रों दोनों इसके सही है कि चेन्नई में जो वर्षा मुंबई से अधिक होती है, और चेन्नई लौटते मानसून में ज़्यादा वर्षा होती है इसकी। यदि अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का विकास हो जाता है तो किस बंदरगाह के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? अंडमान अंडमान में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आएंगे तो कोलकाता, रंगून, कोलंबो, चेन्नई। तो कहाँ के अधिकारियों को सचेत किया जाना चाहिए? तो इसका उत्तर आरपीएस ने माना था मित्रों, कोलकाता। आगे 23 नंबर का प्रश्न, भारत में कौन सा जनगणना वर्ष सांख्यिकी विभाजन वर्ष कहलाता है? तो कौन सा कहलाता है? 1991, 1901, 1971, 1921। इसका सही उत्तर 1921। महान सीमा भ्रंश अलग करता है। तो महान सीमा शिवालिक को लघु हिमालय से, लघु हिमालय को महान हिमालय से, महान हिमालय को काराकोरम से, महान भारत के महान मैदान से शिवालिक को।
तो महान सीमा भ्रंश है वो मित्रों शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करता है। मित्रों ऊपरी ऊपर होता है अपने ये काराकोरम आ गया, काराकोरम लद्दाख, काराकोरम श्रेणी आ गई, उसके नीचे आ गया महान हिमालय, फिर आ गया लघु हिमालय, फिर आ गया बाह्य हिमालय या शिवालिक। तो ट्रांस हिमालय ऊपरी ऊपर ट्रांस हिमालय जो काराकोरम वो है, तो ट्रांस हिमालय और महान हिमालय के बीच तो ये है, यहाँ पे हिंज लाइन अलग करती है। ये महान हिमालय और लघु हिमालय को ये करती है वो मेन बाउंड्री फॉल्ट मित्रों। और जो शिवालिक को लघु हिमालय से अलग करता है वो महान सीमा भ्रंश है वो अलग करता है। भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश के साथ लगती है? तो चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। तो किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक लंबी सीमा भारत साझा करता है 4096.6 किलोमीटर की। ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है? ये एक प्रवाल की दीवार है, मतलब मूंगे की दीवार भी इसको कह सकते हैं। कई बार प्रश्न आता है कि मूंगे की दीवार कहाँ है? प्रवाल भित्ति है मित्रों। ये कहाँ है? ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम तट के सारे, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे, न्यूजीलैंड के पश्चिम तट के सारे, न्यूजीलैंड के पूर्वी तट के सारे। तो ये है ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के सारे। ग्रेट बैरियर रीफ पाई जाती है, या मूंगे की दीवार, या इसको बोल सकते हैं प्रवाल भित्ति। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में मृदा अपरदन की समस्या जुड़ी हुई है कि मृदा का जो अपरदन है भारत के अंदर होता है। अत्यधिक वर्षा बिल्कुल सही है मित्रों। वर्षा होने के कारण मृदा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है। वनों की कटाई, वन क्या होते हैं? जो पेड़ पौधे की जड़ें होती है मिट्टी को बांधे रखती है। अब इनको काटेंगे तो मिट्टी में ढीलापन आ जाएगा, जिससे मृदा अपरदन की समस्या होगी। अत्यधिक खेती करने से भी होगी, अतिचारण से भी मित्रों होगी। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही है। ए, बी और सी और डी इसके सभी आंसर सही है मित्रों। नेक्स्ट है 28 नंबर का प्रश्न है कि राजस्थान विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम के अनुसार विधानसभा में मंत्री परिषद में अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? कि मंत्री परिषद के अविश्वास प्रस्ताव के संबंध में पूछा है। प्रस्ताव प्रस्तुत करने की अनुमति प्रश्नों के बाद और उस दिन की कार्यसूची का कार्य प्रारंभ करने के पूर्व मांगनी होगी। तो ये तो मित्रों बिल्कुल सही है, ऐसा होना जरूरी है। अनुमति मांगने वाले सदस्य को उस दिन की बैठक प्रारंभ होने से पहले सचिव के पास उस प्रस्ताव की, जिसे वह प्रस्तुत करना चाहे, लिखित सूचना देनी होगी। बिल्कुल सही है ये। प्रस्ताव समग्र सदस्य संख्या के कम से कम 10वें भाग से समर्थित होना चाहिए। नहीं मित्रों, ये 10वें भाग से समर्थित नहीं होना चाहिए। तो इसमें ए और बी दोनों, ए और बी सही है। तो ए और बी किस में है? खाली ऑप्शन 1 में है। अगला 29 नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन राजस्थान के मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं? मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री के पद पर कौन रहे हैं? टीकाराम पालीवाल। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री से देखो 2 प्रश्न पूछ लिए। 30वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से राजस्थान के कौन से मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री बनने से पूर्व किसी भी मंत्री परिषद में मंत्री नहीं रहे? जयनारायण व्यास, बरकतुल्ला खान, मोहनलाल सुखाड़िया, भैरों सिंह शेखावत। तो मंत्री परिषद में पूर्व मंत्री नहीं रहे तो वो थे जयनारायण व्यास और भैरों सिंह शेखावत। ए और डी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? तो मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव दिए गए हैं इसमें और अपने को बताना है। तो मोहनलाल सुखाड़िया, के.पी.यू. मेनन, ये सही है। शिवचरण माथुर, मदन मोहन कृष्णवाली, ये सही है। भैरों सिंह शेखावत, टी.वी. रमणन, ये भी सही है। बरकतुल्ला खान, आर.डी. माथुर, ये नहीं होगा मित्रों मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के संबंध में मैं बहुत ही जल्दी एक वीडियो लेके आने वाला हूँ। लेकिन मेरा विश्वास है कि उस वीडियो को देखने के बाद आपका मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव से संबंधित कोई प्रश्न गलत नहीं होगा। अगला प्रश्न है 32 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन से कृत्य भारत सरकार की राजनीतिक कार्यों संबंधी मंत्रिमंडल समिति के हैं? केंद्र राज्य संबंधों से संबंधित समस्याओं पर विचार करना, ऐसे आर्थिक और राजनीतिक मामलों पर विचार करना
जिन पर व्यापक परिप्रेक्ष्य में निर्णय लेने की आवश्यकता हो। विदेशी मामलों से संबंधित ऐसे नीतिगत मामलों पर विचार करना जिनमें बाह्य और आंतरिक सुरक्षा प्रभावित नहीं होती हो। तो इसका ऑप्शन ये तीनों ही सही है मित्रों, ए, बी और सी। तो ए, बी और सी किस में है? ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। तो नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं अपने। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र उदयपुर के सभापति कौन है? तो पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ स्थित है? राजस्थान में, उदयपुर जिले में। और उसके सभापति कौन होता है? उसके सभापति होता है राजस्थान के राज्यपाल। मुख्यमंत्री राजस्थान के पर्यटन मंत्री, संभाग उदयपुर संभागीय आयुक्त नहीं, राजस्थान का राज्यपाल। और जो राजस्थान के राज्यपाल है वो राजस्थान रेड क्रॉस सोसाइटी के भी अध्यक्ष होते हैं, ये भी ध्यान में रखना है। और राजस्थान का राज्यपाल गर्मियों में माउंट आबू में समय बिताते हैं, ये प्रथा ये भी ध्यान में रखनी है। अब ये प्रश्न देखिए कि राजस्थान के मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री हटने के बाद में वो राज्यपाल के पद पर रहे थे, ये बहुत बढ़िया प्रश्न है। तो इसका देखना है अपने को। मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश, और हरिदेव जोशी त्रिपुरा, शिवचरण माथुर असम, असम, जगन्नाथ पाड़िया बिहार। तो हरिदेव जोशी है, ये प्रश्न क्या है मित्रों? सुमेलित नहीं है पूछा है ना इसमें। तो ये मोहनलाल सुखाड़िया आंध्र प्रदेश के बाद में राज्यपाल रहे थे, शिवचरण माथुर असम के राज्यपाल रहे थे, जगन्नाथ पाड़िया बिहार के राज्यपाल रहे थे। तो हरिदेव जोशी त्रिपुरा के राज्यपाल नहीं रहे थे। 35 नंबर प्रश्न है, निम्नांकित में से किस वर्ष में राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 में संशोधन कर पंचायतों में स्थायी समितियों का प्रावधान किया गया? 1996, 1999, 2000, 2011। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2000। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत गठित राज्य परिषद काउंसिल ऑफ स्टेट्स के पहले अध्यक्ष कौन थे? फ्रेडरिक व्हाइट, अलेक्जेंडर मूडीमैन, सच्चिदानंद सिन्हा, विठल भाई पटेल। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अलेक्जेंडर मूडीमैन। 37वां प्रश्न है, निम्नांकित में से किसने यह मत प्रदान किया कि 21वीं शताब्दी में विश्व व्यवस्था में तनाव व संघर्ष में वृद्धि होगी, किंतु इस संघर्ष का स्वरूप विचारधारात्मक, राजनीतिक अथवा आर्थिक न होकर सांस्कृतिक होगा? तो यह कथन मित्रों सैमुअल हंटिंगटन का है। ये राजनीति से संबंधित देख लो किस प्रकार की बहुत बढ़िया परिभाषा पूछी है। 38 नंबर का प्रश्न है, भारत के निम्नांकित प्रधानमंत्रियों में से किस प्रधानमंत्री को कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ दिलवाई गई? इंदिरा गांधी, मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, आई के गुजराल। तो कार्यवाहक राष्ट्रपति द्वारा शपथ मित्रों मोरारजी देसाई को दिलाई गई थी। ग्रीन पीस संगठन की स्थापना कब हुई? जो ग्रीन पीस इंडिया है मित्रों, या ग्रीन पीस संगठन है, उसकी स्थापना हुई थी 1971 में। और ये क्या बताता है, कौन सा शहर सर्वाधिक प्रदूषित है, कौन सा सबसे कम प्रदूषित है? तो ग्रीन पीस इंडिया यह संगठन। 40 नंबर का प्रश्न है, किस समिति आयोग ने यह सिफारिश की कि राज्यसभा को सच्चे अर्थों में संघीय उच्च सदन बनाने के लिए इसमें सभी राज्यों का समान प्रतिनिधित्व होना चाहिए, इस समर्थन के साथ ही संसदीय व्यवस्था निरंतर जारी रहे? संथानम समिति, राजमन्नार समिति, सरकारी आयोग या पुंछी आयोग? तो ये बात मित्रों समर्थन वो किसके साथ है? ये कहा था राजमन्नार समिति ने। किस अनुच्छेद में यह कहा गया है कि इस अनुच्छेद के उपबंधों के अधीन रहते हुए संघ के लिए एक लोक सेवा आयोग और राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग? तो आर्टिकल मित्रों 315 ये इस बात की व्याख्या करता है कि राज्य के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा और केंद्र के लिए एक लोक सेवा आयोग होगा, जिसे हम संघ लोक सेवा आयोग बोलते हैं, और राज्य लोक सेवा आयोग। जैसे अपने आरपीएससी है तो आरपीएससी 315 के तहत स्थापित हुआ था। 42 नंबर का प्रश्न है मित्रों, निम्नलिखित में से कौन सी नियुक्तियों तो भारतीय सरकार की मंत्रिमंडल की नियुक्ति संबंधी समिति का अनुमोदन अपेक्षित है? वो किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर,
भारतीय रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर, अध्यक्ष रेल बोर्ड। तो इसका मित्रों ऑप्शन ये तीनों ही सही है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, बी और सी। अब 43 में ये कूटों का प्रयोग करते मिलान करना है अपने को। तो ये जगदीश भगवती, जोसेफ स्टिग्लिट्ज़, उल्रिक बेक, मिल्टन फ्रीडमैन, ये पुस्तक है इनकी, मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क। तो मित्रों जगदीश भगवती है इनकी पुस्तक है इन डिफेंस ऑफ ग्लोबलाइजेशन। ये जगदीश भगवती जी की प्रसिद्ध पुस्तक है। जोसेफ स्टिग्लिट्ज़ की बुक है मेकिंग ग्लोबलाइजेशन वर्क, ये इनकी बुक का नाम है। और उल्रिक बेक की इनकी पुस्तक है व्हाइट इज ग्लोबलाइजेशन। और मिल्टन फ्रीडमैन की पुस्तक है कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। तो फ्रीडमैन से फ्रीडमैन। तो 1, 2 ये हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर 2 से इसका। अब आगे 44 नंबर का प्रश्न। तो 44 नंबर का प्रश्न क्या है, निम्नलिखित भारत के उपराष्ट्रपतियों में से कौन से निर्विरोध निर्वाचित हुए। निर्विरोध निर्वाचित कौन हुए, एस राधाकृष्णन, बी डी जत्ती, एम हिदायतुल्ला, वी वी गिरी। तो निर्विरोध अपने को दोस्तों ये ध्यान में रखना है, निर्विरोध दो जो हुए थे राष्ट्रपति वो कौन से हुए थे, ए राधाकृष्णन निर्विरोध हुए थे और एम हिदायतुल्ला। तो ए और सी मित्रों किस में है, खाली ऑप्शन नंबर 3 में है। अगला है 45 नंबर का, असम गण परिषद की स्थापना किस वर्ष हुई। तो असम गण परिषद की स्थापना कब हुई थी मित्रों, 1981, 1983, 1985 या 1987। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, 1985, 1985 मित्रों। अगला है 46 नंबर का प्रश्न है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ये सुमेलित का पूछा इसने। तो 215 एक गैर राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी, ये ठीक है। 18(3) में राष्ट्रपति की सहमति, ये भी ठीक है। 113(3) में राष्ट्रपति की सिफारिश, ठीक है। और 304 के राष्ट्रपति की स्वीकृति, ये नहीं। तो इसका सही उत्तर यही हो जाएगा मित्रों। 47 नंबर, अंतर्राज्यिक नदियों या नदी दोनों के जल संबंधी विवादों के न्याय निर्णय संबंधी प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है। अंतर्राज्यीय मतलब दो राज्यों के बीच अगर नदी या दोनों से संबंधित कोई विवाद हो जाता है तो उसका वर्णन संविधान के किस आर्टिकल में किया गया, 261, 262, 263, 264। तो उसका वर्णन आर्टिकल 262 में किया गया। बहुत अच्छा प्रश्न है ये। तो कगारवाद का सिद्धांत किसने दिया, जॉन फॉस्टर डलेस, जॉर्ज बुश, रूजवेल्ट, हैरी एस ट्रूमैन। तो कगारवाद का सिद्धांत जॉन फॉस्टर डलेस के द्वारा दिया गया था। 49 नंबर प्रश्न, क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध निम्नलिखित में से किससे है। तो क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध किसी आर्थिक सहयोग, निशस्त्रीकरण, भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु, आतंकवाद को रोकने हेतु। तो इसका सही उत्तर 3 नंबर ऑप्शन, भूमंडलीय उष्मीकरण को कम करने हेतु ये क्योटो प्रोटोकॉल का संबंध है इससे। ये आगे पूछा है कि वर्ष 2003 में किस देश में रोज रिवॉल्यूशन या गुलाबी क्रांति हुई। तो गुलाबी क्रांति किस में हुई थी, बेलारूस, यूक्रेन, जॉर्जिया, रूस। जॉर्जिया में गुलाबी क्रांति हुई थी। शांति के लिए एकता प्रस्ताव को अन्य किस नाम से जाना जाता है। शांति के लिए एकता प्रस्ताव जो दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, रूजवेल्ट प्लान, ट्रूमैन प्लान, कैनेडी प्लान, एचएसएन प्लान। तो उसको किस नाम से जाना जाता है, एचएसएन प्लान से। आगे पूछा सुमेलित नहीं है, 52 नंबर का प्रश्न है, भारतीय विदेश मंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की चीन यात्रा 1979, भारतीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी की चीन यात्रा 1988, चीन के प्रधानमंत्री ली पेंग की भारत यात्रा 1992, चीन के राष्ट्रपति जियांग जेमिन की भारत यात्रा 1996। तो देखो दोस्तों कितना डिफिकल्ट प्रश्न पूछा है। तो इसका सही उत्तर होगा वो ये नहीं है, ये गलत है। तो इसका सही उत्तर है वो 3 है। ये पूछा है इसने ऊपर क्या पूछा है, सुमेलित नहीं है पूछा है। तो ये 3 नंबर इसमें सुमेलित नहीं है, बाकी सभी सुमेलित है।
53 नंबर का प्रश्न है, बिसलपुर बांध में पानी की आवक बढ़ाने हेतु निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना तैयार की गई है? परवन सिंचाई, ब्राह्मणी बनास परियोजना, माही बनास परियोजना, गरदड़ा परियोजना। तो मित्रों जो ब्राह्मणी और बनास परियोजना है बिसलपुर बांध टोंक में है, जो वहाँ की परियोजना है। परवन सिंचाई, परवन तो कोटा की है मित्रों, माही बनास ये उधर डूंगरपुर बांसवाड़ा की है, गरदड़ा है जो छाजा नदी के किनारे बूंदी की है। 54 नंबर का प्रश्न है, हाल ही में राजस्थान के किस क्रिकेट खिलाड़ी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है? तो खिलाड़ियों से संबंधित और सेकंड ग्रेड में आता है प्रश्न, जो कोई खिलाड़ी का अगर राजस्थान से संबंध है, उसका करंट अफेयर से भी उसने कुछ किया है, तो इसका जो कौन सा सही उत्तर है, उस टाइम जो खलील अहमद थे ना, वो राजस्थान से संबंधित थे उनका। और हाल ही में राजस्थान में किसके लिए स्टार रैंकिंग प्रारंभ की गई है? स्टार रैंकिंग किसके लिए प्रारंभ की गई है? राज्य के चिकित्सालयों के लिए, राज्य के विद्यालयों के लिए, राज्य के छात्रावासों के लिए, रोडवेज बसों के लिए। तो स्टार रैंकिंग है वो मित्रों राज्य के विश्वविद्यालयों के लिए की गई है। भीलवाड़ा में हाल ही में प्रारंभ हुए मेडिकल कॉलेज का नाम क्या है? ये भीलवाड़ा का मेडिकल कॉलेज है, उसका नाम क्या है? जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, अंबेडकर मेडिकल कॉलेज, राजमाता विजयराजा मेडिकल कॉलेज, गीतांजलि मेडिकल कॉलेज। तो कौन सा था कॉलेज? राजमाता विजयराजे सिंधिया मेडिकल कॉलेज। ये राजमाता विजयराजे सिंधिया, इनके नाम का हाल ही में 100 रुपये का एक सिक्का भी जारी हुआ है मित्रों, मोदी जी ने किया। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री राजश्री योजना के अंतर्गत बेटियों को कितनी राशि दी जाती है? 60,000, 40,000, 75,000, 50,000। तो मुख्यमंत्री राजश्री योजना के लिए राशि है वो 50,000 दी जाती है। 58 नंबर का प्रश्न, राजस्थान सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु निम्न में से कौन सी निःशुल्क मोबाइल ऐप शुरू की है? दिसारी रीडर, कॉम एग्जाम, एवरनोट। तो वो थी दिसारी। काफ़ी बार ये प्रश्न उसके बाद में भी पूछ लिया गया, वर्तमान में भी रिपीट हो चुका है। दिसारी है मित्रों, ध्यान रखना है। राजस्थान में महिला एवं राज्य कर्मचारियों को अपने पूरे सेवाकाल में कितने वर्ष का शिशु देखभाल अवकाश दिया जाता है? तो कितने वर्ष का दिया जाता है? 1 वर्ष, 2 वर्ष, 3 वर्ष, 4 वर्ष? 2 वर्ष का। 60 नंबर, निम्नलिखित में से राजस्थान का कौन सा जिला नीति आयोग द्वारा महत्वाकांक्षी जिलों की पहली डेल्टा रैंकिंग 2008 में सम्मिलित नहीं है? धौलपुर, बारां, सिरोही, चूरू। तो धौलपुर, बारां, सिरोही ये सम्मिलित है, चूरू सम्मिलित नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है, राजस्थान में बच्चों में पोषण स्तर में सुधार हेतु अन्नपूर्णा दूध योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये अन्नपूर्णा दूध योजना है वो अपने मुख्यमंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया द्वारा प्रारंभ की गई थी। 1 जुलाई 2018, 1 जुलाई 2017, 2 जुलाई 2017। तो ये मित्रों 2 जुलाई 2018 को प्रारंभ की गई थी। उस दिन सोमवार था, 1 जुलाई को संडे था, इसलिए वो संडे को तो हो ही नहीं सकती। तो ये 2 जुलाई 2018 को प्रारंभ की गई थी। अगला प्रश्न है, राजस्थान बजट 2018-19 में कुल व्यय का कितना प्रतिशत सामाजिक एवं सामुदायिक सेवाओं पर प्रस्तावित है? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 40.92%। आर्थिक सर्वेक्षण 2017-18 के अनुसार 2004 से 2016 के दौरान भारत में वास्तविक कृषि सकल घरेलू उत्पाद वृद्धि प्रतिशत में कितनी रही? तो ये वृद्धि है मित्रों वो 3.2% की रही थी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, 64 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या राष्ट्रीय आय के बराबर है? राष्ट्रीय आय को किससे दर्शाया जाता है? एनडीपी, एफसी, एनडी, एमएनपी, एमपी, एनडीपी, एमपी, एनएनपीएफसी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा एनएनपीएफसी। केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय सीएसओ के अनुसार वर्तमान में आईआईपी गणना का आधार वर्ष क्या है? आईआईपी गणना का आधार वर्ष 2008, 9, 9, 10, 2011, 12, 2010, 11। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 2011, 12 वो आईआईपी वर्ष का आधार वर्ष है। 66 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों को पढ़ें। अपने को कथन पढ़ना है और सही उत्तर देना है। राष्ट्रीय आय उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुएं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य है। बिल्कुल सही है, ये मौद्रिक मूल्य ही है। एनएनपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से
मूल्यह्रास को घटा देते हैं, बिल्कुल सही है मित्रों। एनएनपी ज्ञात करने के लिए जीएनपी में से मूल्यह्रास को घटा देते हैं, तो ये ऑप्शन नंबर 3 है, वो ए और 2 इसके दोनों यहाँ पर सही है का पूछा है तो वो सही है। 67 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से कौन सा लाभ प्रधानमंत्री जन धन योजना के अंतर्गत खोले गए खातों में नहीं मिलता है? तो खोले गए खातों में कौन सा लाभ नहीं मिलता? जमा राशि पर ब्याज बिल्कुल मिलता है, जमा राशि पर ब्याज। खाते में कोई न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं, ठीक है, ये भी सही है। भारत में मुद्रा का कहीं भी आसान हस्तांतरण, ठीक है। 10 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा कवच, ये मित्रों 2 नंबर नहीं है। लेकिन अब 3 नंबर में भी परिवर्तन कर दिया गया, खाते में कोई न्यूनतम राशि रखने की आवश्यकता नहीं, ये मित्रों नहीं है, अब वर्तमान के अंतर्गत ऐसा नहीं है। तो उस टाइम का था ये प्रश्न था, तो उसमें आरपीएससी ने उत्तर नंबर इसका 2 माना था, ऑप्शन नंबर। आगे 68 नंबर प्रश्न। अब साइकोलॉजी से संबंधित प्रश्न आ गए, शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित। और शिक्षा मनोविज्ञान से क्या प्रश्न पूछे गए? शिक्षा मनोविज्ञान संबंधित है किससे है? अधिगमकर्ता से है, अधिगम प्रक्रिया से है, अधिगम स्थितियों से है, दिए गए सभी विकल्प मित्रों से। अधिगमकर्ता द लर्नर छात्र से बिल्कुल है, अधिगम प्रक्रिया लर्नर प्रोसेस से भी है, अधिगम स्थितियों से भी है, तो दिए गए विकल्प सभी ये शिक्षा मनोविज्ञान से संबंधित है। 69 नंबर प्रश्न, निम्न में से कौन गलत कथन है? अधिगम समायोजन है, अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय या अवलोकनीय होता है, अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन होता है। तो अधिगम समायोजन है, बिल्कुल सही है मित्रों। अधिगम सार्वभौमिक है, अधिगम सभी जगह, सार्वभौमिक का मतलब हम अधिगम सभी जगह कर सकते हैं। नदी के किनारे बैठ के भी गणित पढ़ सकते हैं, पहाड़ पर भी गणित पढ़ सकते हैं, कहीं भी सार्वभौमिक है अधिगम। अधिगम का परिणाम व्यवहार परिवर्तन, यही परिभाषा है अधिगम की ऐसी है। अधिगम ही वही है जो अपने व्यवहार में परिवर्तन करें। तो गलत कथन पूछा है तो अधिगम हमेशा प्रेक्षणीय अवलोकनीय नहीं है। 70 नंबर का प्रश्न है, एक अध्यापक ने विद्यार्थियों का टीएटी, ये जो टीएटी है ना परीक्षण बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉर्गन मूर्य का परीक्षण है, परीक्षण किया ताकि उसमें निम्न की पहचान की जा सके। तो टीएटी ये एससीटी ये किससे संबंधित है? व्यक्तित्व से संबंधित है, व्यक्तित्व मापन की ये प्रक्षेपी विधि है मित्रों, टीएटी और मनरोसा हो गया। अगला प्रश्न है 71 नंबर का, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है उन्हें सीख लिया जाता है, कहलाता है। कल्पना का नियम, प्रभाव का, तत्परता का, सापेक्षता का नियम, तो ये थॉर्नडाइक का प्रभाव का नियम कहलाता है। संतुष्टि अपने को मिलती है तो प्रभाव का नियम। बेसल आयु किसके मापन से संबंधित है? तो बेसल आयु का मापन अपने किसके लिए करते हैं? व्यक्तित्व, विवृत्ति, बुद्धि, अभिक्षमता, पर्सनैलिटी, एटीट्यूड, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड। तो बेसल आयु बुद्धि मापन से संबंधित है। सिंपल प्रश्न आ रहे हैं मनोविज्ञान के मित्रों। ये बुद्धि लब्धि IQ के परिकलन का सूत्र क्या है? तो बुद्धि लब्धि का तो सूत्र अपने को पता होना चाहिए, MA/CA गुणा 100। तो MA/CA गुणा 100 ऑप्शन नंबर 2। रोर सा इंक ब्लॉट शाही डब्बा परीक्षण में शामिल है। 5 काले 5 रंगीन कार्ड, 10 काले 10 सफेद कार्ड, 5 काले सफेद 5 बहुरंगी कार्ड, 10 बहुरंगी कार्ड। तो रोर सा इंक डब्बा में 10 कार्ड शामिल होते थे, तो इसमें ये 5 काले व सफेद था, 5 बहुरंगी कार्ड, ये इसमें सही उत्तर है इसका। अगला प्रश्न है कि प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत के प्रदाता है? हल, फ्राइड, मैस्लो, कैप्सन। तो प्रेरणा प्रबलन ह्रास सिद्धांत किसने दिया था? CL हल ने। फ्राइड का मनोलैंगिक विकास सिद्धांत है, मैस्लो का आत्मसिद्धि का सिद्धांत है। 76 नंबर का प्रश्न है कि 25 वर्षीय लड़का जिसकी मानसिक आयु 16 वर्ष है का IQ क्या होगा? तो अपने IQ का पहले फॉर्मूला पढ़ कर गए, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100। तो मित्रों मानसिक आयु 16 बटे 25 इंटू 100, तो 25 का भाग देंगे तो 4, 16 को 4 से गुणा करेंगे, 16 चौके 64। मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, वर्तमान में मनोविज्ञान व्यवहार का विज्ञान है, बिल्कुल सही है। और इसका घनिष्ठ संबंध शिक्षा से इसलिए है क्योंकि शिक्षा बालक के
व्यवहार में परिवर्तन लाना चाहती है। चेतना आता मस्तिष्क में नहीं मित्रों। शिक्षा का मतलब ही क्या है? बालक के व्यवहार में परिवर्तन, वही तो शिक्षा है। व्यवहार में परिवर्तन नहीं लाएगी तो अनपढ़ों का व्यवहार और पढ़े लिखों का व्यवहार अलग होता है ना, तो वो शिक्षा के द्वारा ही होता है, उनकी सोच ही अलग होती है। अगला प्रश्न है मित्रों,